यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम। बंते जी ने कई सारी बातें यहाँ बताई हैं। मेरा बहुत सारा काम, मेरा बहुत सारा वक्तव्य हल्का किया है। आज देखिए हम लोग पूरे भारत भर में ये बहुजन मैत्री सम्मेलन का काम कर रहे हैं। बंते जी की और मेरी मुलाकात वैसे तो जब ये साकेत का आंदोलन चल रहा था, हम सभी लोग घरों में कैद थे, लॉकडाउन था उस समय, बुद्ध के अवशेष साकेत नगरी से निकल रहे थे, फ्लाइट्स सारे बंद थे, रोड पे गाड़ियां हम लेकर जा नहीं सकते थे। इन हालातों में भी जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था हमें, इन हालातों में भी बंते जी कई सौ किलोमीटर जान की परवाह न करते हुए वो साकेत नगरी पहुंचे और वहां पर क्या चल रहा है, बुद्ध अवशेष का क्या हो रहा है। और उन्होंने जब वो आंदोलन किया, मैंने YouTube के माध्यम से जब मुझे पता चला कि कोई बंते हैं भारत में जो इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया कि मुझे बंते जी का नंबर पता नहीं है, तो किसी ने मुझे WhatsApp पे नंबर दे दिया, तब मेरी इनकी मुलाकात हुई, फोन पे हुई। और पर्सनली हम लोग एक 5 महीने पहले शायद से बंते जी पंजाब में हम मिले। पंजाब में इसी तरह के कार्यक्रम चल रहे थे। वहां पे पंजाब के लोगों ने मुझे बुलाया था कि यहां पर बौद्ध धर्म में घुसपैठ हो रही है, धर्म को कहीं और लेकर जाने का काम चल रहा है। और वहां पर बंते जी भी आए हुए थे, बंते जी को भी बुला लिया था। विहारों में से, बौद्ध विहारों में से बाबा साहब की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। 22 प्रतिज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से वहां पर कुछ बंते विहारों में घुस गए थे और बंते ये प्रचार कर रहे थे कि 22 प्रतिज्ञाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पर मुझे बुलाया गया, बंते जी को बुलाया गया और बंते जी ने वहां पर बताया कि बिना 22 प्रतिज्ञा के बौद्ध धर्म ये अघोषित ब्राह्मणवाद होगा। और वह जो भंते इस तरह का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के जो आचरण कर रहे थे कि विहारों में से बाबा साहब की तस्वीरों को हटा रहे थे कि बाबा साहब बोधिसत्व नहीं है, वो एक उपासक है, हम उनके सामने नमन नहीं करेंगे, इस तरह के भंते, बौद्ध भिक्खु बौद्ध धर्म में पंजाब में प्रचार कर रहे थे। हमारे 10 दिन के कार्यक्रम करने के बाद अब पंजाब के सारे विहारों में जो बाबा साहब की तस्वीरें हटाई गई थी वो फिर से अब लगाई जा रही है। लोग जागरूक हो गए। तब बंते जी की और मेरी पहली मुलाकात पंजाब में हुई, वरना हम तो फोन पे ही लगे हुए थे। और उससे भी पहले हम लोग सिंघू बॉर्डर पर मिले थे, बंते जी के टेंट में हम गए थे, लेकिन ज्यादा बात हो नहीं पाई थी। 10 दिन के उस कार्यक्रम में बंते जी को लगा कि नहीं, राजरत्न अम्बेडकर को उत्तर प्रदेश में भी घुमाना चाहिए। तब मैं अपने कार्यक्रम करके बंते जी लखनऊ आ गए, मैं मुंबई चला गया। फिर उन्होंने फोन पे कहा कि हम जिस तरह से पंजाब में हम लोगों ने कार्यक्रम किए, उस समय पंजाब में हम 7 मीटिंगें किया करते थे, 7 एक दिन में 7 इस तरह की गैदरिंग्स। बोलो कितना बोलना पड़ता होगा। सुबह 7 बजे हम घरों से निकल जाते थे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते थे। विहारों के कार्यक्रम अलग, मीटिंग्स अलग, इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग अलग, ऐसे 7 से 8 बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे। बंते जी ने कहा कि जिस तरह से पंजाब में हमने काम किया है, उत्तर प्रदेश में भी काम करने की जरूरत है। मैंने बंते जी से कहा, बंते जी मैं 2 या 3 दिन दे सकता हूं क्योंकि मुझे मेरा कॉलेज भी देखना होता है। तो बंते जी ने कहा आप 2-3 दिन के लिए आओगे, इतना सारे मीटिंग्स नहीं हो पाएंगे, बीच में ही फिर आप महीने के बाद आओगे, फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम 10 दिन तो आप आइएगा। तो पहला चरण मेरा पिछले 1 महीने पहले खत्म हुआ और वहां पर जो हमें रिस्पॉन्स मिला, लोग और कह रहे थे कि नहीं अभी आप नहीं जाइए और 10 दिन रहिए। मैंने कहा मैं महीने भर की मेरे बाकी के काम खत्म करता हूँ, फिर आता हूँ। और फिर ये दूसरा चरण शुरू हुआ। आज बारिश है, बारिश के हालात में मैंने सुबह बंते जी से कहा, बंते जी इतनी बारिश हो रही है, आज के कार्यक्रम रद्द कर दो, लोग आ नहीं पाएंगे। बंते जी ने कहा कि 5 लोग भी अगर आते हो तब भी हम जाएंगे और उनको अपनी बात बताएंगे। और आज सुबह इटावा में कार्यक्रम हो रहा था,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो फोटोज डाले, मैं बोला किस तरह के लोग हैं उत्तर प्रदेश के। इतनी भारी बारिश हो रही है फिर भी लोग हॉल भर कर आ रहे हैं। आज भी अभी बारिश में देखो आप लोग, हॉल भरी गया है पूरा। आज ये लोग क्यों आ रहे हैं, हम लोग क्यों घूम रहे हैं? बहुजन मैत्री सम्मेलनों का उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है? जो बातें मैं आप थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं, बंते जी ने आप बताई है, मुझे बताओ कौन सा मीडिया है जो आपको ये बातें बता रहा है कोई मीडिया? 15 अगस्त 2021 को हमने इस देश के 75वें आजादी का जश्न मनाया है। 75वें साल में हम पदार्पण कर दिए हैं। इन 75 सालों में भारत के किसी भी मीडिया में, मैं भारत के बोल रहा हूं, जो सोशल मीडिया आपके हाथ में है ये भारत का नहीं है, ये भारत का नहीं है। ये फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने दिया, यूट्यूब गूगल ने दिया, भारत का नहीं है। मैं आपको पूछता हूं इन 75 साल में भारत के मीडिया में 10 सेकंड का भी समय आपको इन 24 घंटों में दिया जाता है? 10 सेकंड का। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में ये कुत्ते बिल्ली की ऐड दिखा देंगे, लेकिन बहुजन समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार की खबरें आज तक ये नहीं दिखाते। चिल्ला चिल्ला के स्टूडियो पे कहेंगे नेशन वांट्स टू नो, लेकिन कभी हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार नहीं बताते। मैं हाथरस के मामले में गया, मैंने उस परिवार को बताया, उस परिवार के साथ खड़ा रहा और उनको बताया कि डरना नहीं, इनका क्या प्लान है हमें पता है। जिस तरह से हाथरस में कांड हुआ था उसी तरह से हमारे महाराष्ट्र में कांड हुआ था। आज हाथरस का परिवार बचा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र का जिस परिवार पर ये फंसा रहे, यही हो रहा था हाथरस में। याद करो, शुरुआत में जब मनीषा वाल्मीकि का शव जलाया गया, क्या बताया गया कि परिवार वालों ने ही इसका मर्डर किया है। बताया कि नहीं बताया? यानी इस देश का मीडिया अगर हमें समय भी देता है, 10 सेकंड के लिए भी बताता है, तो हमारी बदनामी करने के लिए बताता है, हमें न्याय देने के लिए नहीं बताता। क्या बताया? हम नक्सलवादी हैं। नक्सली भाभी उनके साथ में बैठा, जिस भाभी के लिए उन्होंने बताया वो समता सैनिक दल की मध्य प्रदेश की कोऑर्डिनेटर है, मेरे साथ थी। उस मध्य प्रदेश की समता सैनिक दल के कोऑर्डिनेटर को क्या बताया? नक्सली भाभी। इस 75 साल में भारत का मीडिया हमको नक्सलवादी बताता है। और क्या खबरें चलाई आज तक जी न्यूज ने कि इन लोगों को, यानी हम जो लोग वहां पर जा रहे हैं, चंद्रशेखर जैसे लोग वहां पर जा रहे हैं, इनको किसने फंड दिया है? पाकिस्तान ने फंड दिया है, पीएफआई ने फंड दिया। मेरे लिए लेटर है ऑफिशियल, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बीजेपी के यानी इस देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। गाजियाबाद में मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा वहां के वाल्मीकि समाज के लोगों को दिया। पूरे मेरे उस परिवार को मिलने के जाने के बाद इतनी बड़ी क्रांति हुई कि दिल्ली के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वाल्मीकि मोहल्ले को लगा कि हमारे साथ कोई हिंदू धर्म का आदमी खड़ा नहीं है। ये बाबा साहब का परिवार हमको मिलने आता है, हमारे पीछे खड़ा होता है, हम बाबा साहब के मार्ग पे चलेंगे, बुद्ध का धम्म अपनाएंगे। इसलिए गाजियाबाद के लोग हमें कॉल कर रहे थे कि हमें धम्म की दीक्षा लेनी है। मुझे विश्वास नहीं था। मैंने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि देखो ये सही लोग हैं कि नहीं है। हमने वहां पर हमारे वकीलों की टीम भेजी, हमारे लोगों की टीम भेजी, और उन्होंने कहा कि नहीं ये सही लोग हैं और पूरा मोहल्ला बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहता है। हमने वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लोगों ने मुझे आवेदन दिए हैं, मेरे पास अब भी सबूत है। दीक्षा होने के बाद दूसरे तीसरे दिन से वहां पर डीएम चला गया, कलेक्टर जा रहा है, एसपी जा रहा है, और जिन्होंने दीक्षा ली उनको धमकाता है कि हिंदू धर्म छोड़ा तो तुम्हारी लाइट काट देंगे, पानी बंद कर देंगे, तुमको नौकरियों से निकाल देंगे। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन परिवारों को धमकाया गया, लेकिन फिर भी कहा, उन लोगों ने, उन परिवार ने, आज भी वो परिवार मेरे साथ में है, उन लोगों ने कहा हमारे चाहे तो घर नष्ट कर दो, हमने अब बौद्ध धर्म का मार्ग स्वीकार लिया है, हम फिर से हिंदू धर्म में नहीं आने वाले। आप गूगल करके गाजियाबाद धम्म दीक्षा की कोई भी न्यूज पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी, सभी लोगों ने यह छापा है कि यह फेक न्यूज है। सभी लोगों ने छापा है कि बौद्ध धम्म की दीक्षा हुई ही नहीं।
अब लोग खुद फोटो बता रहे हैं कि हमने दीक्षा ली, ये हमारे प्रमाण पत्र है, और मीडिया बोलता है हुई नहीं। ये मीडिया जो आज भी आप लोगों की बात नहीं बताना चाहता, और इसलिए हमने सोचा अगर मीडिया हमारी बात नहीं बताता। आपने कभी देखा, मैं 2 साल पहले आखिर गया था आपके यहाँ मैनपुरी में, मुझे नहीं पता कितने लोग वहां आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग हो। उस समय जो मैं बात कर रहा था और अब जो बात कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा फर्क है, कोई फर्क है। आज भी मैं उसी विचारधारा पर चल रहा हूं, आज भी वही काम कर रहा हूं जो 2 साल पहले मैं आकर आपको बताकर गया था। आज भी इस देश का मीडिया मुझे आधे घंटे तक इंटरव्यू करने के लिए तैयार है। आपके अंजना ओम कश्यप, आपके इंडिया टीवी के एंकर राजदीप सरदेसाई, ये आज भी मेरा इंटरव्यू करने के लिए आधे घंटे तक बिठाने के लिए, आज तक पर, इंडिया टुडे पर, अलग अलग यहां पर बिठाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूं तो, बीजेपी के लिए काम करता हूं तो, अंडर द टेबल इन लोगों के विचारधारा को फैलाने का काम करता हूं तो, अगर मैं इनके विचारधारा पर चलता हूं तो वो मुझे 24 घंटे दिखाने के लिए तैयार है, न्यूज़पेपर पे दिखाने के लिए तैयार है, मुझे इस देश का बहुजनों का नेता डिक्लेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं उनके विचारधारा पर काम करने को तैयार नहीं हूं, इसलिए सारे मीडिया ने मेरा बॉयकॉट किया हुआ है, सारे मीडिया ने बॉयकॉट किया हुआ है। इसलिए हमने सोचा बुद्ध के समय कौन सा मीडिया था, कौन सा जी न्यूज था, कौन सा आज तक था, कौन सा इंडियन एक्सप्रेस था, कौन सा टाइम्स ऑफ इंडिया था। बुद्ध के समय कोई मीडिया नहीं था। हमारे पास आज गाड़ियां तो है, एरोप्लेन में बैठ गए, मुंबई से यहां लखनऊ आ गए 2.5 घंटे में, हमारे पास ये यंत्रणा है। अगर बुद्ध की बातें, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का धम्म, तथागत बुद्ध 2 पैरों पे और 1 गले का इस्तेमाल करके आधे विश्व तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या हम बाबा साहब की विचारधारा भारत में नहीं फैला सकते? इसलिए मैंने सोचा अगर कोई मीडिया हमारी बातें नहीं बताता तो हम खुद गली गली में उतरेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, लोगों के गांव में जाएंगे और उनको बाबा साहब की, बुद्ध की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों के यहां पर आया, 5 कपड़े लेकर निकला हूं, 5 जोड़ी कपड़े लेकर निकला हूं। बंते जी को 2 दिन के बाद फिर बोलता हूं, बंते जी देखिए ना, किसी को पूछिए कि हमारे कपड़े, उनके वॉशिंग मशीन अगर हो तो हमारे कपड़े धुलवा कर दीजिए। ऐसे ही घूमते हम लोग। आज भी यहां से निकलूंगा तो घर नहीं जाऊंगा। अभी फिर से फोन चल रहा है कि वेस्ट बंगाल में आपको फिर से बुला रहा है, मीटिंग के लिए बुला रहा है। वहीं से मैं आया हूं, मैं घर से आया नहीं हूं। यही 5 कपड़े लेकर मैं महीने 2-2 महीने घूमता रहता हूं। ये क्यों घूम रहा हूं? जिस संविधान को बाबा साहब ने आपको दिया था, आज वो खतरे में है। ये बात मेरे यूट्यूब पे 2014 से वीडियोस है, 2014 के। मैं ये तब से कह रहा हूं। उस समय हमारे अधिवक्ता, एडवोकेट्स ये कहा करते थे कि राजरत्न अंबेडकर को कुछ गलतफहमी हो गई है, देश के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज मुझे आप बताइए, आपके ही मैनपुरी के नजदीक लखनऊ है, इस लखनऊ से एक आवाज उठ रही है, मांडलेश्वर गिरी कुछ नाम है उसका, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया संसद बना रहे हैं, तो नए संसद में नया संविधान लागू होना चाहिए और ये नया संविधान सनातन धर्म के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स गलत है। ये स्टेटमेंट कोई काल्पनिक स्टेटमेंट्स है। इस स्टेटमेंट को दैनिक भास्कर जैसा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे छाप रहा है। इस देश में नए संविधान के लिए मानसिकता तैयार की जा रही है लोगों की। लिटमस टेस्ट कहते हो ना आप लोग, लिटमस टेस्ट, ये लिटमस टेस्ट हो रही है देश में। संविधान को जलाया जाता है। ये संविधान को जलाने का काम नहीं हो रहा था, संविधान के पक्ष में कितने लोग खड़े होते हैं, ये टेस्ट हो रही थी। संविधान जलाने के बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी लोग रास्तों के ऊपर थे, राजस्थान में लोग रास्तों के ऊपर थे। पूरे देश भर में इसका विरोध किया गया। अब अगर हम सभी लोगों का गिनते हैं, चलो हम यूपी में समझ लेते हैं कि
1 लाख लोग रास्तों पर थे। हम लोग समझते हैं कि राजस्थान में 1 लाख लोग रास्तों पर थे, महाराष्ट्र में इसका कोई विरोध नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आपके संविधान जलाने से पहले हमारे यहां पर भीमा कोरेगांव का दंगा हुआ और वहां पर 40,000 हमारे युवाओं के ऊपर, और कौन से युवा, पढ़े लिखे लोग जो यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, पुलिस की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ऐसे 40,000 युवाओं पर केसेस दर्ज हुई। अब कोई भी अपने बच्चों को रास्तों पर नहीं उतारता, इसलिए महाराष्ट्र में कोई भी आंदोलन नहीं हुए। चलो हम लोग फॉर एग्जांपल पूरे देश भर, और आंध्रा और वहां पर भी ये कुछ नहीं हुआ, साउथ में हुआ, राजस्थान, नॉर्थ के स्टेट्स में। हम लोग फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं 10 लाख लोग रास्तों पर थे, 10 लाख लोग रास्तों पर थे। ये देश, इस देश की लोक संख्या कितनी है? 132 करोड़। 132 करोड़ में से संविधान के पक्ष में कितने लोग खड़े हो रहे हैं? 10 लाख। प्रोपोर्शन देखो। कल को अगर इस देश का संविधान भी हटाया गया, क्या इस देश के लोग आंदोलन करेंगे? नहीं करेंगे। और इसलिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। अप्रैल महीने में हम अकाल तख्त के चीफ से मिलने गए, अकाल तख्त के चीफ से, जो सिखों का धर्म गुरु है। हमने उनसे कहा, देश में ये सारी हालातें चल रही है, आपका गुरुद्वारा, ये इतना बड़ा गुरुद्वारा, ये इतना बड़ा अकाल तख्त किस वजह से सुरक्षित है? संविधान के वजह से सुरक्षित है। यह संविधान आपको आपके धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, गुरुद्वारा बनाने का अधिकार देता है। मुसलमानों के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी जी से मिला, मौलाना सज्जाद नोमानी जी से। वो इस देश के ही नहीं तो अंतरराष्ट्रीय एक उनके धर्म गुरु है। उनको भी मैंने यही बात बताई कि आपके मदरसे, आपके मस्जिद अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से। अभी इस देश के कार्डिनल से मैं मिलकर आया हूं, वेस्ट बंगाल से कार्डिनल से मिलकर आया, जो रोम में पोप को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। इस देश के ही नहीं तो अंतरराष्ट्रीय क्रिश्चियनों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। उनको भी मैंने यही बात बताई, अगर आपका जो चर्च है, जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से। अगर हम सभी धर्म के लोग, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से सुरक्षित है। और अगर वो ग्रंथ हमको सुरक्षित रखता है तो हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए उस ग्रंथ की रक्षा करना, ये हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। कल हमारे कार्यक्रम में 5-6 हजार लोगों की भीड़ हो गई थी, तो वहां पर 15-20 पुलिस वाले गन लेकर हमारे सामने खड़े थे। ऐसे हमें मानसिक तौर पे दबाव डालने के लिए कि हमको देखकर डर जाएंगे, हमको देखकर कुछ बोलेंगे नहीं, इन सारी नीतियों के अगेंस्ट में बात करेंगे नहीं, योगी के अगेंस्ट बात करेंगे नहीं। मैंने उन पुलिस वालों को और बाकी की जनता को कहा कि जिन बाबा साहब ने संविधान निर्माण किया है, उन बाबा साहब का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है। उन बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए मुझे फांसी के तख्ते पर भी चढ़ना पड़ा, तब भी मैं हंसते हंसते चढ़ने को तैयार हूं। ये आपके बंदूकों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिस संविधान के दायरे में रहते हुए मुसलमानों ने अपनी प्रगति कर ली, जिन संविधान का इस्तेमाल करते हुए क्रिश्चियनों ने अपने इंस्टीट्यूट्स बना लिए, स्कूल्स बना लिए, कॉलेजेस बना लिए, सिखों ने अपने स्कूल्स बना लिए हैं, खालसा कॉलेजेस, खालसा स्कूल, मुसलमानों ने मदरसे बना लिए, आप लोगों ने क्या बनाया बताओ मुझे? हम लोगों ने क्या बनाया? हम मंदिर भी बना लिए, अलग अलग संगठनाएं बना लिए, एक दूसरे के पैर खींचने लग गए। 72 साल के संविधान का हमने इस्तेमाल क्या किया है? मुसलमानों की खुद की सिस्टम है। इस देश में अगर संविधान हट भी गया, मुसलमानों को कोई धोखा नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी स्कूलें हैं, उनका अपना कॉलेज है, वो मदर मैरी और जीसस के सामने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सिखों के अपने स्कूल है, कॉलेजेस है।
हमारी व्यवस्था नहीं है। आज भी संविधान के दायरे में रहते हुए हम हमारे बच्चे, देखो कितने अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे बैठे हैं आपके, आपने पैदा किया, आप उनको पाल रहे हो, पोस रहे हो, अच्छी स्कूल में डाल रहे हो, उनका खर्चा उठा रहे हो, उनको संभाल रहे हो और पढ़ा क्या रहे हो? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। सुबह खड़ा किया जाता है उनको इन प्रेयर के लिए, सरस्वती के सामने शीश झुकाने के लिए मजबूर किया जाता है आपके बच्चों को। क्या इन 70 सालों में हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते? आज हम लोग जो घूम रहे हैं ये किसी राजनीति, क्योंकि आपके यहाँ 5 महीने में इलेक्शन से तो लोगों को लगता है हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने के लिए आए हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, किसी पॉलिटिकल झंडे के नीचे में काम नहीं करता। वो जो दरवाजे पर झंडे लगे हैं ना 2 पंचशील के, उस अंतरराष्ट्रीय झंडे के नीचे हम काम करते हैं। हमें आपकी पार्टी के झंडों से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आज हमको अपनी शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर काम करना होगा। आज सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं कोरोना काल में, ये आप लोगों के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, एससीज के हैं। शांति स्वरूप बौद्ध, आप लोग नाम जानते होंगे, सम्यक प्रकाशन के माध्यम से उनकी किताबें आपके घरों में होंगी। ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, इसलिए मर गए। बेड जैसी चीज, ऑक्सीजन जैसी चीज आज हम अपने लिए खड़ी नहीं कर पाए। आपको मार रहे हैं वो लोग, आपको मार रहे हैं, आपका नरसंहार हो रहा है। हम लोग चुप है क्योंकि हमारी खुद की स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं, हमारा एजुकेशन हाथ में नहीं, हमारा हेल्थ सिस्टम हमारे हाथ में नहीं, हमारे पास अपना खुद का मीडिया नहीं, हमारे पास आज कल नौकरी अगर बंद हो गई, पब्लिक सेक्टर, सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर में काम आप लोग कर रहे हो। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लेकर आज हम लोगों ने अपनी प्रगति कर ली, अपने बंगले बांध लिए, गाड़ियां खड़ी कर ली। कल वो बंद होने जा रही है। सबसे ज्यादा इफेक्ट आप लोग होने वाले हैं। है आप लोगों के पास कोई बिजनेस पुरखों के, जो आप लोग पुरखों का बिजनेस करते आ रहे हो? हमारे बच्चों को कभी हम लोगों ने बिजनेस का एनवायरमेंट ही दिया नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। किस तरह से हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं? सबसे ज्यादा इफेक्ट आप लोग होने वाले हो, आप होने वाले हो। अगर इस देश का संविधान हट जाता है और इनका 2025 का टारगेट है, जो बाद में 2014 में कर रहा था, वो आज भी उसके ऊपर कायम है। 1925 में बनी हुई आरएसएस 2025 को 100 साल पूरे करने जा रही है और 100 साल पूरे होने से पहले वो इस देश में फिर से मनुस्मृति को जिंदा करने वाले हैं, फिर से मनुस्मृति को। आज देखो एजुकेशन के लिए क्या कर दिया है। कल यस्टरडे मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है पता? 5वीं में जब आपका बच्चा जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि तुझे कारपेंटरी करने में ज़्यादा दिलचस्पी है, पॉटरी करने में दिलचस्पी है, मैकेनिकल करने में दिलचस्पी है, प्लम्बिंग करने में दिलचस्पी है, कौन सा सेक्टर चुनना है? अब बच्चा 5 साल का क्या बोलेगा? वो अपने घर में क्या होता है वो देखेगा। हाँ, मैं कारपेंटर का बेटा हूं तो मेरे घर में वो सब लकड़ी का काम होता है, तो लड़का क्या बोलेगा? मैं कारपेंटरी करूंगा।